हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज के इस सेशन के अंदर जो आपकी यूनिट 12 और 13 है, बेसिकली जो आपकी अप्लाइड बायोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिसंबर 25 एग्जाम के अंदर आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आया था कि इन द complete blood profile analysis using an automated hematology analyzer, the hemoglobin concentration is measured using। कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन हम कैसे मेजर करते हैं? तो इसका आंसर है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जो वेवलेंथ है जिस पे हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है, तो उस अकॉर्डिंग हम, क्योंकि हमें पता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में जो आपकी एब्जॉर्बेंस आती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए करेक्ट मैच ऑफ प्लांट सिलेक्शन मार्कर जीन्स यूज्ड फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो, तो NP-T2, म्यूटेंट ALS, ADA, PAT। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था म्यूटेंट ALS। ठीक है, एसीटोलैक्टेट सिंथेज होता है ये बेसिकली ब्रांच्ड चेन जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसको बनाने के लिए प्लांट यूज करता है। तो जिस पर्टिकुलर जो हमारा बेसिकली ट्रांसजेनिक प्लांट है उसके अंदर म्यूटेंट ALS होता है ताकि उसके ऊपर इमीडेजिलिनोन का एक्शन हो। ठीक है, एक्चुअली एक तरह से हर्बिसाइड्स होती हैं। ठीक है, तो हर्बिसाइड जो है जैसे वो नॉर्मल प्लांट को तो किल कर देगी क्योंकि उसके अंदर ALS जो है वो नॉर्मल वाला है। बट जो हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट है उसके अंदर ALS कैसा होता है? म्यूटेंट, ताकि हर्बिसाइड उसको किल ना कर पाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बाकी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, जैसे NP2 इसको क्या लिखा हुआ है? स्टेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज होता है और ये रेजिस्टेंस देता है कैनामाइसिन, नियोमाइसिन और G418 से। ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट था। AD4 होता है रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ था। एक्चुअली ये जीन एक अमीनो ग्लाइकोसाइड बनाती है। ठीक है, इट एनकोड्स अमीनो ग्लाइकोसाइड 3 एडिनाइल ट्रांसफेरेज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्पेक्टिनोमाइसिन एंड स्टेप्टोमाइसिन, नॉट रिफैम्पिसिन। तो ये भी गलत था, मतलब ये स्टेप्टोमाइसिन से रेजिस्टेंस देती है। और PAT लिखा होता है पेनिसिलिन, ये फोस्फिनोथ्रिसिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज होता है। इसको इट इज यूज टू इंजीनियर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फोस्फिनोथ्रिसिन और ग्लूफोसिनेट हर्बिसाइड। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन से रिलेटेड है। तो एक्चुअली ये वाली जो जीन है वो फोस्फोनोथ्रिसिन और ग्लूफोसिनेट से रेजिस्टेंस देती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपका? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीनोम एडिटिंग टूल क्रिस्पर Cas9 was developed based on which of the फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली अगर आपने क्रिस्पर Cas9 के बारे में पढ़ा है जिसके थ्रू हम एडिटिंग करते हैं, तो ये बैक्टीरिया में डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो इट इज ए बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। ठीक है, तो इसी को हमने बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसको यूज करके हम जीनोम को एडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गिवन बिलो इज वन ऑफ द स्टैंड्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA सीक्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर कॉन्फाउंडिंग कोफैक्टर, मतलब लेंथ आपका TM, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्राइमर कॉम्बिनेशन दैट वुड एम्पलीफाई द अबव डबल स्टैंडर्ड टेम्पलेट इन ए PCR। ठीक है, देखो जब भी मैंने आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के क्वेश्चन कराए हैं, जैसे अब आपको सिर्फ एक स्टैंड दे रखा है, तो ऑब्वियसली यहां पर स्टैंड क्या होगा? 3 to 5। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, जो भी 3 to 5 है उसके लिए जो प्राइमर मुझे चाहिए वो तो बेसिकली ये होगा, जैसे मतलब यहाँ पे लेंथ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 9 दे रखा है, ATGC GATGA। ठीक है, तो जो 3' to 5' स्टैंड है उसके लिए तो ये हो गया, मतलब जो 5'3' के एंड में स्टार्टिंग में वो डिपेंड करता है 8 9 10 जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो एक प्राइमर तो ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सारे ऑप्शंस में जो प्राइमर है वो 5 to 3 है। अब दूसरा प्राइमर, मतलब ये वाला जो प्राइमर है ये 3' to 5' स्टैंड के लिए है। ठीक है, अब दूसरा मुझे किसके लिए चाहिए? जो 5' to 3' है, जैसे यहां पर मैं अगर सीक्वेंस लिखूं, जैसे 10 ही लिख लेते हैं, लेंथ CC आपका, उसके बाद होगा आपका ATCTC। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, फिर आप ATC,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक प्राइमर होना चाहिए ATC GAT GA, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये वाला जो है ATGCG, ठीक है, एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है, ठीक है। ये तो चलो सेम ही दे रखा है। दूसरे वाला होना चाहिए आपका 5' to 3' डायरेक्शन में, सो इट हैज टू बी CCAT CTCAT, ठीक है। तो यहां पर 9 लेंथ है आपकी, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा? डी, ठीक है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच की फीचर बेस्ट डिफरेंशिएट सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस फ्रॉम ऑर्गेनोजेनेसिस इन ए प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। देखो जो सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस होता है, ठीक है, उसमें हम जैसे सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे पहली स्टेटमेंट इसमें गलत है कि सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस में आप जाइगोटिक एम्ब्रियो लेते हो, ठीक है। सोमैटिक एम्ब्रियो जो होता है वो बाइपोलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें रूट और शूट दोनों बनती है। लेकिन जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो टिपिकली यूनिपोलर स्ट्रक्चर बनाता है, दैट रिक्वायर फर्दर डिफरेंशिएशन, मतलब या तो शूट बनाएगा या रूट, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस में बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस में यूनिपोलर होता है। सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस के लिए ग्रोथ फैक्टर नहीं चाहिए होते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें पता है जैसे हमें स्पेसिफिक जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो चाहिए होते हैं सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस कराने के लिए। इन सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस वैस्कुलर कनेक्शन आर कॉन्टिन्यूस विद द पेरेंट टिश्यू। अब ये स्टेटमेंट भी इन्होंने अपोजिट लिखी हुई है। ऑर्गेनोजेनेसिस में वेस्कुलर कनेक्शन होते हैं, लेकिन सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर वेस्कुलर कनेक्शन नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि जैसे इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन एक्स फ्रॉम सेल लाइजेट यूजिंग एंटी एक्स एंटीबॉडी, ठीक है। मतलब आपने क्या करा कि एक एक्स प्रोटीन है, उसको आपने क्या करा, आपने उसको अलग कर लिया, ठीक है। उसको इम्यूनो प्रेसिपिटेट करा लिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी देखे, जैसे एक प्रोटीन एक्स है, इससे अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी दी और उसको हमने अलग करा लिया। फॉलोड बाय RT-PCR फॉर mRNA वाई, ठीक है। जैसे एक mRNA है वाई, उसका हमने RT-PCR कराया, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एक्स mRNA वाई कॉम्प्लेक्स इन विवो। मतलब इन विवो देर वॉज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन ए एंड mRNA, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब जो प्रोटीन एक्स है, मतलब एक प्रोटीन और mRNA के बीच में कनेक्शन है। टू कंफर्म दिस इंटरेक्शन हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्स लिया, ठीक है, और इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA वाई, ठीक है, आर इनक्यूबेटेड। मतलब हमने इन विट्रो देखने के लिए क्या प्रोटीन एक्स और mRNA के बीच में इंटरेक्शन है, तो हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्स लग लिया और वाई लग लिया। तो उसके बाद हमने एफिनिटिव मेचुरेशन कराई प्रोटीन एक्स की, लेकिन हमें mRNA जो है इट वाज नॉट प्रेजेंट इन द एल्यूएट्स, मतलब प्रोटीन एक्स के साथ mRNA नहीं आया, ठीक है, बट रादर इन ए अनबाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब आपने जब एक्सपेरिमेंट करा इन विवो, आपने देखा कि प्रोटीन और mRNA कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन इन विट्रो उस प्रोटीन और mRNA के बीच में कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। तो वो कह रहा है इसकी बताओ कुछ एक्सप्लेनेशंस बताओ, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रोटीन एक्स और mRNA जो होते हैं वो एक्सप्रेस्ड एट द सेम लेवल इन द सेल, सो देयर इंटरेक्शन इज रोबस्ट, ठीक है। वो कहता है कि एक्स और वाई जो होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, ठीक है। वो तो चलो है ही सी, क्योंकि सेल के अंदर तो इंटरेक्शन है ही सी। हमें तो इस चीज का रीजन बताना है कि बाहर जब आपने वो कराया, तो जब आपने प्रोटीन एक्स और mRNA के बीच में इंटरेक्शन कराई, तो वो क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो हमें ये तो उसकी एक्सप्लेनेशन ही बनती है। दूसरा है कि जो प्रोटीन एक्स और mRNA है वो फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं वाया ब्रिज प्रोटीन और को फैक्टर, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि कोई ना कोई प्रोटीन है, कोई ब्रिज प्रोटीन है, कोई फैक्टर है, कोई फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोटीन एक्स और mRNA वाई के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो एब्सेंट है इन विट्रो, दैट इज वन ऑफ द रीजन। वो रीजन हो सकता है कि एक ब्रिज प्रोटीन या को फैक्टर की एब्सेंस की वजह से प्रोटीन एक्स और mRNA जो है वो फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बी हो सकता है। mRNA वाई बाइंड्स टू द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटीबॉडी का तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं है ना। एंटीबॉडी तो सिर्फ हमने यूज करी थी प्रोटीन एक्स को अलग करने के लिए, ठीक है। mRNA बाइंडिंग डोमेन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्स मे हैव एन ऑल्टर्ड कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो mRNA बाइंडिंग डोमेन है, जैसे जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है,
जैसे हमने जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनवाया, तो मे बी उसके अंदर जो बाइंडिंग डोमेन है कि जिसके थ्रू उसने एमआरएनए से बाइंड करना था, उसकी ऑल्टर्ड कॉन्फर्मेशन है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि इन विवो प्रोटीन और एमआरएनए के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, लेकिन इन विट्रो नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे वो क्या करे ना, क्योंकि हमें इन दोनों का देखना है, मतलब देर में भी सम, एक तो रीजन वो दे रहा है कि देर में भी सम ब्रिज प्रोटीन जिसकी वजह से वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं, तो इन विट्रो तो वो है नहीं। और दूसरा मे बी जो आपने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनवाया, मे बी उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फर्मेशन में ऑल्टरेशन है जिसकी वजह से वो एमआरएनए से बाइंड नहीं कर पा रहा। तो इसमें जो बी और डी है वो हमारा अप्रोप्रिएट इसका रीजन बनता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है। गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन इन प्लांट्स और उनके फीचर हैं। ठीक है, अब ये तो जैसे आपको पता होना चाहिए, जो F2 मैपिंग पॉपुलेशन होता है उसमें 3:1 होता है फिनोटिपिक सेग्रीगेशन रेशियो ऑफ डोमिनेंट मार्कर्स। ठीक है, तो ए का होना चाहिए 4। ठीक है, अब देखो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है। जो बैक क्रॉस पॉपुलेशन होती है उसमें 1:0 सेग्रीगेशन रेशियो होती है डोमिनेंट मार्कर्स की। जो RILs होते हैं, ठीक है, तो इन ब्रेड लाइन्स जो होती हैं उनके अंदर 1:1 होता है डोमिनेंट को डोमिनेंट के लिए। और जो F1 डबल हैप्लॉइड होते हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली फ्रॉम द मेल सोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट ए और बी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिफरेंट कल्चर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहां पर आपको दो कंस्ट्रक्ट दिख रहे हैं, ए और बी। ठीक है, और जो क्री रिकॉम्बिनेस है दैट कैन एक्ट अपॉन लॉक्स पी एंड लॉक्स एंड साइट्स। ठीक है, एक्चुअली क्री रिकॉम्बिनेस होता है वो आइडेंटिकल पे काम करता है, या तो वो लॉक्स पी पे काम करे या लॉक्स एन पे। द फॉलोइंग आउटकम्स हैव बीन प्रिडिक्टेड ऑन द टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस एमिटेड बाय सेल्स अपॉन इंडक्शन ऑफ क्री रिकॉम्बिनेस। ठीक है, जैसे हमने सेल को कंस्ट्रक्ट ए दिया, बी दिया, और उसके बाद हमने क्री रिकॉम्बिनेस दिया, तो वो पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब इसमें आप देखो क्या ना, इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर दोनों जो ओरिएंटेशन है, अगर जैसे हम कहें लॉक्स पी की, ठीक है, जैसे मान लो ये लॉक्स पी है ब्लैक में, अगर दोनों जो ओरिएंटेशन इफ इट इज इन द सेम डायरेक्शन दैट विल लीड टू डिलीशन। ठीक है, अगर ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में होती है तो दैट विल लीड टू डिलीशन, दैट विल लीड टू डिलीशन। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट विल लीड टू इन्वर्जन, दैट विल लीड टू इन्वर्जन। ठीक है, पहले हम जैसे जैसे देखो ना प्रमोटर है, एक्चुअली क्या होता है ना, मान लो हम पहले ही मान के चल रहे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो आप देख सकते हो चाहे कंस्ट्रक्ट ए है चाहे बी है, इसके अंदर प्रमोटर है, RFP की ट्रांसक्रिप्शन होगी और यहाँ पर पॉली ए टेल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चाहे कंस्ट्रक्ट ए चाहे बी है, अगर मान लो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही, RFP तो आपका बनेगा ही बनेगा। इफ देर इज नो रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्री रिकॉम्बिनेशन अगर मान लो काम नहीं कर रहा है, इफ देर इज नो रिकॉम्बिनेशन, रेड वाली फ्लोरेसेंस तो देखो आपकी आनी आनी है। ठीक है, RFP तो आना ही आना है, चाहे कंस्ट्रक्ट ए है चाहे बी है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, अगर पहले हम कंस्ट्रक्ट ए की बात करते हैं, अगर मान लो आपका लॉक्स पी की बात करते हैं। ठीक है, अगर लॉक्स पी के ऊपर क्री एक्ट करे तो RFP गया, मतलब RFP यहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका GFP, ठीक है, फिर क्या होगा, GFP की हो जाएगी। ठीक है, तो GFP मतलब कंस्ट्रक्ट ए के अंदर RFP की भी होगी, GFP की भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप डिलीशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहां से लेकर, मतलब आपने यहां तक डिलीशन कर दिया, RFP डिलीट हो गया, तो फिर प्रमोटर जो है वो GFP की ट्रांसक्रिप्शन करेगा। लेकिन अगर लॉक्स एन है, अब लॉक्स एन यहां पे एक्ट कर रहा है, तो उसमें RFP, ये पॉली टेल, ये बीच में जो आपका लॉक्स पी भी है, ठीक है, और PA, और यहाँ पे वो ये सारा डिलीट कर देगा। फिर उस केस में आपका येलो फ्लोरेसेंस आ जाएगी। अब कंस्ट्रक्ट ए के अंदर तो नो रिकॉम्बिनेशन तो RFP, अगर क्री एक्ट करा है लॉक्स पी के ऊपर तब GFP, और अगर क्री एक्ट करा है लॉक्स एन के ऊपर तब YFP। ठीक है, द सेल्स ट्रांसफेक्टेड विद कंस्ट्रक्ट ए विल यील्ड 3 टाइप ऑफ सेल, ईच टाइप एक्सप्रेसिंग आइदर रेड और ग्रीन और येलो फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ए तो पक्का सही है, तो सी गलत होगी, कि जो आपका ए है वो सिर्फ 2 टाइप ऑफ सेल दिखाएगा। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट यहां से गलत होगी। ठीक है, अब सी का गलत मतलब ये स्टेटमेंट्स आपकी गलत है। अब बी और डी में से देखना है। अब देखो बी में क्या है, बी में RFP तो आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि RFP मतलब रेड तो आएगा ही आएगा।
अब इसमें क्या ना, इसमें जो लॉक्स भी है वो अपोजिट है, मतलब वो उल्टा है, तो इसमें डिलीशन तो होने नहीं वाला, तो वो उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। अब इन्वर्ट कर देगा तो फिर दोबारा ही ट्रांसक्रिप्शन यहाँ रुक जाएगी, तो जीएफपी की यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर लॉक्स ने इसको उल्टा कर दिया, बस आरएफपी को उल्टा कर दिया, तो क्या होगा ना, प्रमोटर आएगा तो पॉली ए टेल मिल गया तो जीएफपी तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर लॉक्स एंड अभी भी ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में है, फिर वो तो सारे को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसमें लॉक्स ने इन्वर्ट कर देना है, जिसकी वजह से जीएफपी की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर लॉक्स एन काम करेगा तो उसने दोनों को डिलीट कर देना है, तो इसमें सिर्फ फिर येलो की होगी। ठीक है, तो जो सेल कंस्ट्रक्ट दी है उसमें दो टाइप ऑफ फ्लोरेसेंट सेल देखने को मिलेंगे, रेड और येलो वाले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सैंगर सीक्वेंसिंग रिएक्शन वर कैरिड आउट यूजिंग द सेम डीएनए टेम्पलेट एंड प्राइमर। ठीक है, सैंगर मेथड आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर डाइडिऑक्सी शुगर यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं। और सीक्वेंसिंग जेल हमें यहां पर दिखा रही है, एक रिएक्शन 1 है, एक रिएक्शन 2 है। कहता है जो लेन 2 है, रिएक्शन 2 जेल, उसमें लोअर बैंड्स नहीं है। ठीक है, एक्चुअली अगर आपने सीक्वेंसिंग पढ़ी है ना, तो हम सीक्वेंसिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं ए, ठीक है, उसके बाद जी, ठीक है, उसके बाद आपका टी है, उसके बाद आपका सी है, फिर सी है, तो हम ऐसे सीक्वेंसिंग करते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि जो रिएक्शन 2 है उसमें हमें यहाँ पे बैंड ही नहीं देखने को मिल रहे। ठीक है, सो in lane A of the reaction 2 gel shows the absence of lower band and accumulation of higher bands। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये जो ऊपर बैंड दिख रहे हैं तो इनकी लेंथ भी आपकी क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, द फॉलोइंग रीजंस आर प्रिडिक्टेड। अब वो कह रहा है कि जो टेम्पलेट डीएनए है दैट डज नॉट कंटेन द बेस ए नियर इट्स 5 प्राइम रीजन। ठीक है, कि जो टेम्पलेट डीएनए उसमें ए है ही नहीं। ठीक है, देखो ऐसा तो आप नहीं कह सकते ना कि टेम्पलेट डीएनए में, जैसे अगर आप रिएक्शन 1 करा रहे हो तो उसमें तो ए है। ठीक है, प्रोसेसिविटी जो है वो हाई है, चलो वो तो दोनों रिएक्शन में है। देखो इसका एक्चुअली रीजन क्या बनता है, अगर एक्चुअली ये चेन टर्मिनेशन मेथड होता है। ठीक है, चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपका ए है, ठीक है, तो आपको पता है कि मतलब इसके अंदर हमने डी डी क्या डाल रखे हैं, आपके एटीपी डाल रखे हैं। ठीक है, डी डी एटीपी डाल रखे हैं, तो जहां भी सीक्वेंस में मान लो टी आएगा, ठीक है, तो वहां पर अगर जैसे डी डी एटीपी लग गया तो वहां पे चेन टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, इसमें हमें सारे बैंड जो है ना वो बड़े साइज के मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें छोटे बैंड्स नहीं दिख रहे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल होता है कि जितना मतलब डीएनए ज्यादा मूव करता है, मतलब उसकी साइज उतना कम है, उतना ही। जैसे अब ये बैंड सबसे ज्यादा मूव करा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसकी लेंथ सबसे कम है। ठीक है, मतलब इसके अंदर ना मुझे हाइयर लेंथ वाले देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका रीजन हम क्या देते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो डी डी एटीपी की बहुत कम है। ठीक है, आपने डी डी एटीपी दिया ही बहुत कम, हो क्या रहा है, डी एटीपी लगता जा रहा है, तो आपके पास सिर्फ लॉन्ग चेन वाले ही फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, जो शॉर्ट चेन वाले फ्रेगमेंट्स बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीजन हम क्या देते हैं कि जो सेकंड रिएक्शन है, ठीक है, देखो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, सेम डीएनए टेम्पलेट है, प्राइमर है, सब कुछ सेम है। ठीक है, आपने सब कुछ सेम दिया है, लेकिन फर्क कहां पर आ रहा है, वो कह रहा है कि इसके अंदर हमें जो एक एक ब्लैक थिक बैंड दिख रहा है, मतलब जहां पर हमें, और एब्सेंस ऑफ लोअर बैंड। ठीक है, क्योंकि होगा क्या ना, जब आप सीक्वेंसिंग करो, क्योंकि उसके लिए आपको सीक्वेंसिंग का सारा मेथड पता होना चाहिए, तो अगर डी डी एटीपी बहुत कम है तो वो डी एटीपी लगा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना, जो चारों रिएक्शन मिक्सचर होते हैं उसमें चारों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे इसमें डी डी एटीपी होगा, इसमें डी डी जीटीपी होगा, इसमें डी डी सीटीपी टीटीपी होगा, इसमें डी डी सीटीपी होगा। तो डी डी एटीपी बहुत कम होने की वजह से वो चेन टर्मिनेशन हो ही नहीं पा रही। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब डी एटीपी ज्यादा है तो चेन अलोंगेट होती जा रही है, और टर्मिनेशन नहीं होने की वजह से, क्योंकि टर्मिनेशन होगी तभी तो आपको, क्योंकि टर्मिनेशन अलग अलग पॉइंट्स पे होती है, अलग अलग पॉइंट्स पे टर्मिनेशन होगी तभी तो आपको अलग अलग साइज के बैंड देखने को मिलेंगे। लेकिन डी डी एटीपी क्योंकि बहुत कम है, इसकी वजह से आपको जो है वो छोटे साइज वाले बैंड्स जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सिर्फ आपका सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टैंडर्ड और बैच कल्चर सेल्स आर ग्रोन इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ मीडियम। ठीक है, बैच कल्चर होता है उसमें आप मीडियम ऐड नहीं करते, जैसे वो ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होते हैं, मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट होते हैं, इवेंचुअली कल्चर्स में स्टॉप ग्रोइंग बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। ठीक होता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं लैग फेज होता है, लॉग फेज होता है, फिर स्टेशनरी, फिर डेथ फेज। यहाँ पर हमें कुछ प्रोसीजर्स बता रखे हैं जो बैच कल्चर को प्रोलॉन्ग करते हैं। ठीक है,
एक तो है कि ग्रेजुअल एडिशन ऑफ फ्रेश मीडियम एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कल्चर, ठीक है, ये एक तरह से मतलब बोल सकते हो फैट बैच कल्चर है, इसके अंदर आप फ्रेश मीडियम ऐड करते जाओगे, ठीक है। रिप्लेसिंग ए कांस्टेंट फ्रैक्शन विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश मीडियम, ये आपका कॉन्टिन्यूस कल्चर है, ठीक है ना। तो यही होता है ना, बैच कल्चर होता है, फैट बैच होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो बैच कल्चर में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यू कैन हैव फैट बैच कल्चर, यू कैन हैव कॉन्टिन्यूस कल्चर। वो कह रहा है ओकेजनल रिमूवल ऑफ यूज्ड मीडियम, ठीक है, ऐसा नहीं हम करते कि आप कभी कभी रिमूव कर लो और फिर उसमें से ग्रोथ फैक्टर कम कर दो, तो ये गलत है, ठीक है। इंटरमीडिएटली इंटरमिटेंटली एडिंग सीरम एंड ग्रोथ फैक्टर टू द मीडियम, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमें सेल्स को हेल्दी रखना है, हेल्दी रखने का मतलब क्या है कि हमें उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और उसके लिए यू हैव टू गो फॉर द फैट बैच और कॉन्टिन्यूस कल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था आपका बाय रेमिडिएशन के ऊपर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग बाय रेमिडिएशन एंड फाइटो। बाय रेमिडिएशन एक जनरल वर्ड होती है, फाइटो में हम प्लांट्स को यूज करते हैं। वो कह रहा है फाइटो वॉलिटाइलाइजेशन कैन रिड्यूस सॉइल कंटामिनेशन। फाइटो वॉलिटाइलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, जो सॉइल के अंदर कंटामिनेंट्स होते हैं, उसको वो वॉलेटाइल बना के सॉइल से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बट मे क्रिएट सेकेंडरी पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वो डिपेंड करता है, जैसे मारो मरकरी है, तो या कोई भी ऐसा कंपाउंड है, उसको वॉलेटाइल कर दिया, हाँ, तो उससे सेकेंडरी पोल्यूशन जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। इन राइजो फिल्ट्रेशन प्लांट्स आर इफेक्टिव ओनली इफ द रूट्स आर एक्सपोज टू कंटेमिनेटेड सॉइल। देखो राइजो फिल्ट्रेशन में क्या होता है ना, जो ये मेनली होता है जो आपके पास वाटर पोल्यूटेड है, या वाटर जिसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, तो ये सॉइल के लिए नहीं होता। इसमें क्या होता है कि राइजो फिल्ट्रेशन में यू हैव अ टफ्ट ऑफ रूट्स, और उसमें से जो आपका वाटर है, ठीक है, जिसके अंदर मे बी कोई हैवी मेटल है या पॉल्यूटेंट्स है, उसको हम पास कराते हैं। सो इट इज नॉट फॉर कंटेमिनेटेड सॉइल, तो बी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। फाइटोस्टेबिलाईजेशन, फाइटोस्टेबिलाईजेशन क्या करता है, वो ना कंटेमिनेट की मोबिलिटी को कम कर देता है, बट ऑब्वियसली द टोटल पॉल्यूटेंट लोड इन द सॉइल रिमेन अनचेंज्ड। मोबिलिटी कम होने से ये होगा ना कि अगर कहीं पर एक कंटेमिनेट है तो वो दूसरी जगह फैलेगा नहीं, ठीक है। तो चलो अमाउंट तो नहीं कम हुई पॉल्यूटेंट की सॉइल के अंदर, बट हमने उसकी जो मोबिलिटी थी या उसका जो स्प्रेड था उसको हमने रिड्यूस कर दिया, तो सी बी करेक्ट है। बायोवेंटिंग इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ एयर और ऑक्सीजन इनटू सॉइल टू स्टिमुलेट एरोबिक माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, ये सही है, ताकि जो आपके ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो ज्यादा ग्रो करें और डिग्रेड करें। इन सीटू बायो ऑगमेंटेशन, बायो ऑगमेंटेशन होता है एनहांस करना, इन सीटू मतलब ऑन साइट, ठीक है। द रेमिडिएशन इज अचीव्ड बाय फिजिकली रिमूविंग कंटेमिनेटेड सॉइल, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि पहले आप कंटेमिनेटेड सॉइल को अलग करो, ठीक है, फॉर ऑफ साइट ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब उसको कहीं और लेके जाओ। इन सीटू का तो मतलब ही क्या होता है कि आपका ऑन साइट, ठीक है, इन सीटू का मतलब ऑन साइट। इसमें वो कह रहा है कि आप फिजिकली कंटेमिनेटेड सॉइल को रिमूव करो फॉर ऑफ साइट ट्रीटमेंट, और फिर उसको डीकंटामिनेटेड से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी इनकरेक्ट, ठीक है। तो उसने मेरे से कॉम्बिनेशन पूछा था, तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो बी और ई क्या आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए, ठीक है। सो ये आपने देखा कि जो अप्लाइड बायो है, जैसे आपके जो यूनिट 11 12 है, ठीक है, तो उसमें से आप देख रहे हो जैसे एक क्वेश्चन आपका ये हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, ये तो आपसे जनरल भी वो पूछ सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, प्लांट सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो ये आपको रेजिस्टेंस अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन कौन सी जीन्स जो हैं वो किस किस के लिए रेजिस्टेंस देती हैं, ठीक है। क्रिस्पर कैस 9 के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये जो प्राइमर वाला है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको नेट के पेपर में प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ये अप्लाइड बायो का पार्ट है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना था कि यू हैव टू लुक फॉर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो दे विल गिव यू सम सिचुएशन एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, और आपको देखना है कि ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या बन रहा है। एक आपका ये प्लांट ब्रीडिंग पे, एक आपका ये लॉ, इस क्वेश्चन के थ्रू आपने क्री और लॉक्सपी सिस्टम को समझा, सैंगर सीक्वेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर आपका ये भी बहुत, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि बैच कल्चर वाला, और ये भी एक डेफिनेशन बेस्ड, तो आपको 4 मार्क्स के अंदर काफी बारी पेपर के अंदर ये बायो रेमिडिएशन क्या होता है, फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, राइजोफिल्ट्रेशन क्या होता है, तो ये सभी जो बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं बस वो आपको पता होना चाहिए और आप आंसर को कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो जो भी स्टूडेंट सी एस है, यूजीसी नेट गेट या डिफरेंट टाइप ऑफ जो एमएससी एंट्रांस होते हैं आपका, आईआईटी जैम गैट भी, तो अगर उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो बायोटेक सेपियंस को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो हमारे जो न्यू बैचेस हैं दे आर स्टार्टिंग वेरी सून, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और बेसिकली विद अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि बेसिक सी स्ट्रेटेजी के थ्रू हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई करा है। सो बट ऑब्वियसली गाइडेंस के साथ साथ आपकी मेहनत है, ठीक है। क्योंकि देखो इतने सारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि उनको गाइडेंस सेम दी जा रही है, बट उनमें से सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि सक्सेस जो है आफ्टर गेटिंग द गाइडेंस इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, कि वो घर जाके कितना पढ़ रहा है या वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है। जितना हार्ड वर्क करेगा उतना बेटर उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट नो डाउट गाइडेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती है, तो आप, क्योंकि नेट, या अगर आप सी एस जिस नेट स्पेसिफिकली बात करें तो कंटेंट बहुत वास्ट है। तो स्टूडेंट को वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए या वो गाइडेंस चाहिए कि वो बस उसको प्रॉपर बताए कि आपको ये पढ़ना है और इसमें से जो भी पेपर में आएगा आप उसको कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।